वंदे मातरम केवल शब्दों 6 लाइनों का अंतरा नहीं है। वंदे मातरम 6 अंतराओं में नहीं है। राष्ट्रगान कुछ लाइनों का गीत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री की स्पीच मतलब कभी नक्सलियों ने हमारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के दर्जनों जवानों को एक साथ डायनामाइट से उड़ा दिया। हम अगले दिन सुबह उठते थे, एक समय था जब लाशों के पूरा पेज भरा होता था। झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उड़ीसा पुलिस में नौकरी करना गुनाह हो गया था। विचारधारा खराब हो गई। सरकार की नीति पेट में कोई नक्सली नहीं पैदा हुआ। कोई इतना बड़ा नक्सली नहीं देखा कि इतना बड़ा नक्सली हो। किसी माँ ने नहीं कहा मेरे पेट में नक्सली पैदा हो रहा है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब पाकिस्तान बाई चांस जीत जाता है तो यहाँ लड्डू बांटते हैं। समझो ना, टाइम इसलिए लगता है। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अपने डॉक्टर एपी सिंह जी, और मुद्दा दोस्तों डिस्कस करेंगे। कल लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया और पीएम मोदी ने जो स्पीच दी वो काफ़ी, उसमें पॉइंट्स थे, 4-5 बच्चों के लिए भी बोला गया और सब कुछ। लेकिन मेन जिसके ऊपर डिस्कस या जिसके ऊपर बात चर्चा हो रही है, नक्सल, पढ़े लिखे नक्सल के ऊपर उन्होंने अटैक किया। क्योंकि नक्सल जो बंदूकधारी थे उनके ऊपर जिस तरीके से काम किया गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा और जो चीज़ें हुई हैं उनको आज सही ट्रैक पर लाया गया है। तो उसी चीज़ को उन्होंने इशारों में करते हुए कहने की कोशिश की कि नक्सल जो पढ़ा लिखा है उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जो ये बौखलाहट हो रही है विपक्ष में, नामकरण किया है दिमागी नक्सल्स। मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। मुबारक हो आपको यार। दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। उसी पे चर्चा करते हैं कि नक्सल क्या इशारा है। पहले तो आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब कल के स्पीच को मोदी जी की? देखिए, मोदी जी की स्पीच, मोदी जी की मत मानिए स्पीच। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 80 बार देश के प्रधानमंत्री बोल चुके, बहुत लोग आए, बहुत चले गए, बहुत स्वर्गवासी हो गए, लेकिन मोदी जी की स्पीच केवल मोदी जी की नहीं होनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री की स्पीच मतलब इस देश के गौरव और गर्व की स्पीच, मतलब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी की स्पीच, मतलब वो स्पीच है इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सब वर्ग के लोगों के लिए स्पीच है। वो स्पीच है दुनिया में रह रहे हमारे एनआरआईज के लिए। वो स्पीच है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के लोगों के लिए। और लाल किले की प्राचीर इस बात का गवाह है कि 80 वर्ष से लगातार हमारा देश दिनों दिन स्वतंत्रता के लिए आगे संघर्ष कर रहा है। कभी 26/11 का हमला हुआ, कभी संसद पे हमला हुआ, कभी पुलवामा कांड हुआ, कभी पहलगाम घटना हुई, कभी धार्मिक यात्रा अमरनाथ यात्रा पर हमला हुई, कभी माता वैष्णो देवी जाने वालों की बसें उड़ा दी गईं, कभी दिल्ली हाईकोर्ट पर हमला हुआ, कभी करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ और कभी जयपुर की जवेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ। लेकिन हमारा देश चलता रहा, आतंकवादियों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देता रहा। हमारा देश नक्सलियों से लड़ता रहा। कभी नक्सलियों ने हमारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के दर्जनों जवानों को एक साथ डायनामाइट से उड़ा दिया। कभी बारूदी सुरंग रोडों के नीचे बिछाई, कभी स्कूलों पे हमले किए, कभी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा को बर्बाद करने का सोचा। लेकिन हमारे देश की सरकारें, उनमें बहुत सरकारें रहीं जिन्होंने एक साथ मिलकर नक्सलाइट को लड़ने के लिए संघर्ष किया। और आज हमें गर्व है, इसका श्रेय देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को जाता है कि आज हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जहां नक्सलाइट बहुत तेजी से हमले होते थे, आज नक्सलियों से मुक्त हो गया। चाहे वो उन्हें सरेंडर कराया गया हो, चाहे मुख्य धारा में लाया गया हो, चाहे उनके बच्चों के जीवन में सुधार लाया गया हो, चाहे वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भेजा गया हो, चाहे वहां चुनाव की प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया हो, चाहे वहां शिक्षा
के लिए विद्यालय बहुत तेजी से खोले गए हों, चाहे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और एम्स खोले गए हों, चाहे रेलवे स्टेशन बढ़ाई गई हों, चाहे एयरपोर्ट बढ़ाए गए हों, चाहे सड़कें बढ़ाई गई हों, चाहे पुलिस बढ़ाई गई हो, कुछ भी किया गया हो, इसके लिए मैं देश की अब तक की 80 वर्ष की सभी सरकारों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने नक्सलाइट को, नक्सली समाज को खत्म कर दिया। हम अगले दिन सुबह उठते थे, एक समय था जब लाशों के पूरा पेज भरा होता था। क्या गलती थी उन शहीदों की? क्या सीआईएसएफ में नौकरी करना, क्या बीएसएफ में नौकरी करना, कि सीआरपीएफ में नौकरी करना, पुलिस में नौकरी करना? झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उड़ीसा पुलिस में नौकरी करना गुनाह हो गया था? या पुलिस वालों के कोई माता पिता नहीं होते हैं? क्या पुलिस वाले अनाथ होते हैं? क्या पुलिस वालों की पत्नी और बच्चे नहीं होते हैं? लेकिन नक्सली न बच्चों की सोचते थे, न मां बाप की सोचते थे, न उन पत्नियों की सोचते थे, न उनके भाई बहन की सोचते थे। ढेर ढेर दर्जनों लोगों की हत्याएं होती थी, मौत का तांडव होता था। और हमारे गृह मंत्री पहले के जाते थे, शोक संवेदना करके चले आते थे। लेकिन हमारे देश का ऐसा एक गृह मंत्री हुआ जिसने कहा कि हम नक्सली को समाप्त कर देंगे, और समाप्त हुआ। आज दिख रहा है, आज वो लोग जो बंदूकें उठाए थे और जो आगे आने वाली पीढ़ी को बंदूकें देने जा रहे थे, जो आगे आने वाली पीढ़ी को डायनामाइट देने जा रहे थे, जो आगे आने वाली पीढ़ी को बम, गोला और बारूद देने जा रहे थे, आज उनके हाथ में कलम है, आज उनके हाथ में स्टेथोस्कोप है, आज उनके बच्चे बीटेक कर रहे हैं, आज उनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, आज उनके बच्चे नीट की परीक्षा में देकर पास हो रहे हैं, आज उनके बच्चे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना में भर्ती होकर देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो जिनके राज में ये पनपा सारी सरकार, जो कांग्रेस का जिससे रहा सत्ता का दौर, उस टाइम ये पनपे, उनको ही इसमें बड़ा ऐतराज है। और वो कहीं ना कहीं अब पढ़े लिखे नक्सल पे जो कमेंट किया है, अब बिलबिला रहे हैं काफी लोग। सरकारों के मुझे कहते हुए दुख होता है, इस नक्सली बीमारी से सरकारों के सांसद, सरकारों के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के व्यापारी सब आहत होते थे, बर्बाद होता था, मौत का तांडव होता था झारखंड में। मैं तो जाता हूं झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, बलोत्रा। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब जो इशारा किया है मोदी जी ने, जो लाल किले से, ये तो कह रहे हैं ये तो सबसे बड़ा नक्सल जो सोच है, उसको कैसे करेंगे काउंटर? ये सबसे बड़ी बात। जब सोच गलत होती है तो किसी अपराधी का जन्म लेना नहीं रुकता है। वामपंथी मर गया उसे नहीं रोता है आदमी, मौत घर देख जाती है। जिस तरह से वामपंथी विचारधारा ने, चाहे केरल हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, जिस तरह से देश को छलनी करने का काम किया है वामपंथियों ने, वो देश का दुर्भाग्य था। सत्ता में बैठकर लोग अपने प्रदेश की जनता के साथ धोखा करते थे, छल करते थे, उन्हें दुखी करते थे, उन्हें परेशान करते थे, और यही परिणाम होता था। उसकी प्रतिक्रिया, नक्सली कोई पाकिस्तान से नहीं आते थे, नक्सली अफगानिस्तान से नहीं आते थे, नक्सलियों का भारत का डीएनए था, नक्सलियों का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश का डीएनए था। वो इन राज्यों की मिट्टी में पले बड़े, यहां हवा, पानी और पंच तत्व को ग्रहण किया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता रहा। क्या कारण था? क्या झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का अन्न बेकार था, जल बेकार था, हवा बेकार थी, धरती माता बेकार थी, या सूर्य नक्सली हो गया था, या चांद नक्सली हो गया था, या तारा नक्सली हो गए थे? सब सही चल रहा था, प्रकृति की पांचों चीजें अच्छी चल रही थीं, विचारधारा खराब हो गई थी। सरकार की नीति पेट में कोई नक्सली नहीं पैदा हुआ, कोई इतना बड़ा नक्सली नहीं देखा कि इतना बड़ा नक्सली हो। किसी माँ ने नहीं कहा मेरे पेट में नक्सली पैदा हो रहा है। वो भारत माता के ही सपूत पैदा होता है,
बड़े होते होते ऐसी विचारधारा लाई जाती है, बड़े होते होते ऐसी विचारधारा पनपाई जाती है, बड़े होते होते ऐसी भावनाएं पैदा की जाती हैं जो नक्सली बनते हैं। कश्मीर में आतंकवादी बनना 370 और 35 से हटी, उसके बाद से आपने कश्मीर में देखा कैसे आतंकवाद का सफाया हुआ, कितना परिवर्तन आया। फिर से रावी, ताप्ती, झेलम और चिनाब नदियों में हाउस बोट चलने लगे, फिर से तिरंगा लहराने लगा, फिर से यात्री पहुंचने लगे। अगर ये पहलगाम की घटना ना होती जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, कश्मीर संभल गया था। लद्दाख, लेह तक यात्रियों का, दर्शनार्थियों का कितना फाइनेंस पहुंच रहा था। लेकिन इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, खुद श्रीनगर कश्मीर में नहीं रखते, लद्दाख लेह में नहीं रखते, उनके बच्चे लंदन में रहते हैं, राजनीति करने के लिए वो भारत में जम्मू कश्मीर में राजनीति करने के लिए आते हैं। वही लोग कभी 370 का विरोध, कभी मिलिटेंट का समर्थन, कभी 35A का विरोध, कभी लद्दाख का विरोध, कभी जम्मू और श्रीनगर बनने का विरोध, कभी संविधान का विरोध, कभी तिरंगा का विरोध करते हैं, जिससे कि उनके मनमाने मंसूबे पूरे हो सकें और अपनी मनमानी करके राजनीति को किसी तरह से हथिया सकें। ये उनकी गंभीरता है, सत्ता को लेके, राजनीति को लेके, चुनाव के लेके, वोट के लेके। राजनीति उनकी रोटी रोजी बन चुकी है, इसीलिए उसमें इतनी व्यस्तता के साथ लगे हुए हैं और उनको कुछ नहीं दिखता। वो कहने का उनका, मैंने जहाँ तक मैं समझ पाया, उनका यही था कि हमेशा निराशावादी होना, हमेशा गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, ये सोच है कहीं ना कहीं जिससे हमें निकलना पड़ेगा। ये वामपंथियों की जो सोच है, देखिए इस सोच को देश बदलेगा, हमारा युवा बदलेगा, हमारा जनजी बदलेगा। जो आज जंतर मंतर पर पहुंचा, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लेकर पहुंचा, जो झारखंड में पहुंचा, जो रांची में पहुंचा, जो बिरसा मुंडा में पहुंचा, जनजी को जब सकारात्मक रास्ता मिले, नकारात्मक नहीं, गाली वाला नहीं, गाली गलौज वाला नहीं, पुलिस पर लाठी डंडे पथराव करने वाला नहीं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, संसद पर मार्च करके हमला करने वाला नहीं, संसद की सुरक्षा करने वाला। जैसे दिल्ली पुलिस के लोगों ने अपनी सर्वोच्च शहादत देके आतंकवादी हमले से देश की संसद को बचा लिया था, वो वाला जज्बा जो दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट पर आतंकवादी हमले के बाद अपनी सर्वोच्च शहादत दे करके दिल्ली हाई कोर्ट के किसी वकील और न्यायाधीश को खरोंच नहीं आने दी। ये भावना होनी चाहिए, ये भावना भारत माता को लाती है, ये भावना राष्ट्रहित सर्वोपरि को लाती है, ये भावना वंदे मातरम को जीवंत करती है। वंदे मातरम केवल शब्दों 6 लाइनों का अंतरा नहीं है, वंदे मातरम 6 अंतराओं में नहीं है, राष्ट्रगान कुछ लाइनों का गीत नहीं है। राष्ट्रगान हमारे देश की आत्मा है, वंदे मातरम हमारी देश की आत्मा है। जब हमारे देश के युवा राष्ट्रगान के साथ और जो हमारे संविधान का प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के साथ बोलने लगेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया दिल में रख लेगा और जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता हमारा युवा बन जाएगा, हमारा जनजी बन जाएगा, हमारी बेटियां बन जाएंगी, हमारे बेटे बन जाएंगे, हमारे युवा बन जाएंगे, हमारे कामगार बन जाएंगे, हमारे फोर्स में काम करने वाले युवा बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य उज्जवल होगा और सकारात्मक चर्चा भी। मोदी जी की भाषा में कहें तो देश को विश्व गुरु में बनने से कोई नहीं रोक पाएगा फिर। हाँ देखिए, मोदी जी चाहते हैं, देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी चाहा, ऐसा नहीं है, सब ने अपना अपना काम किया। क्यों लग गया? इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब पाकिस्तान बाई चांस जीत जाता है तो यहाँ लड्डू बांटते हैं, समझो ना, टाइम इसलिए लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ नाचते हैं, यहाँ गाते हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ घर है, यहाँ परिवार है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन भारत का हित नहीं सोचते। यहाँ पे हम लोग धोखा खाते हैं। हमें गैरों ने नहीं मारा, गैरों में कहाँ दम थी जो हमसे निपटते, गैरों में कहाँ दम थी जो हमसे निपटते, हमें तो अपने उन्हें मारा। मेरी तो नाव वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, मेरी नाव समुद्र में नहीं डूबी, मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। हमें गैरों अपनों ने नहीं, गैरों ने नहीं, हमें तो अपनों ने मारा है। ये चीज है, ये वास्तविकता है। इसीलिए
देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। वो भरा नहीं है भावों से जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो भरा नहीं है भावों का जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसके हृदय में देश के प्रति भाव नहीं भरा है, वो भरा नहीं है भावों का जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं हो सकता, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। समझिए ना वो गीत क्या कहता है। ये गीत बताता है, ये गीत हमें ले जाता है उस तरह से कि भारत के प्रति प्यार, भारत के सम्मान और भारत के लिए आदर कितना महत्वपूर्ण है और लोगों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से नक्सल के ऊपर प्रधानमंत्री का इशारा था, उसके ऊपर जो बौखलाहट नजर आई, उसी के ऊपर हमने चर्चा रखी, बात की डॉक्टर एपी सिंह जी से। आपने सुने उनके विचार। आप कहाँ तक सहमत और क्या राय रखते हैं आखिर इस नक्सल के ऊपर किस तरीके से रोकथाम लगेगी? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।